चंद्रिका कहने लगी, अब मैं तुम्हारी नज़रों से भी गायब हो जाती हूँ ताकि तुम पूरी तवज्जो से अपने मंसूबे पर अमल कर सको, मगर मैं यहीं मौजूद रहूँगी। फिर उसने एक गहरा सांस भरा, मेरी तरफ झुकी। लोबान की खुशबू तेज़ हो गई और चंद्रिका ने अपने रुखसार मेरे गाल के साथ लगाकर बड़े जज्बाती लहजे में कहा, मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव, बहुत जल्द हमारे जिस्मों का मिलाप होने वाला है। इस कमबख्त हवाई मखलूक का जिस्म भी आम औरतों जैसा हो चुका था। वो मेरी नज़रों से गायब हो गई। मैंने वास्केट की जेब में हाथ डाला तो मेरी उंगलियां 2-3 चाबियों से टकराईं जो एक छल्ले में पिरोई हुई थीं। ये मीनाक्षी की गाड़ी की ही चाबियां हो सकती थीं। चंद्रिका ने बड़ा अच्छा तुरुप का पत्ता मुझे दे दिया था। रीना लैनी देवी मीनाक्षी से बातें कर रही थी। फिर उसने मीनाक्षी से मेरा बड़े अच्छे अल्फाज में तारुफ करवाया। मीनाक्षी ने रस्मी अंदाज में मेरी तरफ देखकर नमस्कार किया। इस पर मेरी शख्सियत का कोई असर नहीं पड़ा था। इंडिया में इल्म मौसीकी और रक्स और हिंदू देवी देवताओं और चारों वेदों का इल्म जानने वालों की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद मीनाक्षी भी रक्स करती लड़कियों में शामिल हो गई। अब लड़कियों ने कथक रक्स की बजाय भारतनाट्यम रक्स के तोड़े नाचने शुरू कर दिए थे। रीना लैनी देवी मेरे पास बैठी इस रक्स की और रक्स सिखाने वाले महाराज की तारीफ करती जा रही थी। मैं मामूली दिलचस्पी के साथ लड़कियों के रक्स को देख रहा था। मैं उसी वक्त के इंतज़ार में था कि कब रक्स की तालीम ख़त्म हो और मीनाक्षी से मुझे बात करने का मौका मिले। 15-20 मिनट के बाद ब्रेक हो गई और लड़कियां कमरे के गिर्द बंधे हुए साड़ियों के पल्लू खोलती, बालों को चेहरे से हटाती एक तरफ जाकर बैठ गईं। मीनाक्षी रीना लैनी देवी के पास आकर बैठ गई। अगरचे हाल कमरे में हल्का एयर कंडीशनर लगा हुआ था, मगर फिर भी मीनाक्षी के चेहरे पर रक्स करने की वर्जिश से पसीने के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। वो अपने पर्स में से टिश्यू पेपर्स निकाल कर चेहरे के पसीने को उनमें जज्ब कर रही थी। साथ साथ वो रीना लैनी देवी से बातें कर रही थी। इतने में नौकरानी लड़की कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ गई। मैंने भी एक ग्लास ले लिया। मीनाक्षी सोफे से टेक लगाकर बैठ गई और बड़े सुकून से कोल्ड ड्रिंक्स घूंट घूंट करके पीने लगी। रीना लैनी देवी उठकर दूसरी लड़कियों के पास चली गई और उन्हें हाथों से नर्त के भारतनाट्यम रक्स के बारे में ज़रूरी बातें बताने लगी। मैं इसी वक्त के इंतज़ार में था। मीनाक्षी मेरी तरफ बिल्कुल मुतवज्जा नहीं थी। मैं उसके लिए गैर दिलचस्प किस्म का एक अजनबी आदमी था। वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए रीना लैनी देवी की तरफ देख रही थी। मैंने अंग्रेज़ी में बात शुरू करते हुए कहा, तुम बहुत जल्द डांस में बड़ा नाम करोगी। मीनाक्षी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और थैंक यू कहकर दोबारा दूसरी लड़कियों की तरफ मुतवज्जा हो गई। वो यही समझी कि मैं भी दूसरे नौजवानों की तरह उसकी खुशामद कर रहा हूँ। मैंने सोफे पर ज़रा सा उसकी तरफ झुकते हुए राजदारी के अंदाज में कहा, मैडम, तुम्हें शायद मालूम नहीं तुमने अपनी गाड़ी की चाबियाँ कहाँ रखी थीं। मीनाक्षी ने ताज्जुब के अंदाज में मेरी तरफ देखा, जैसे कह रही हो, तुम्हें मेरी गाड़ियों की चाबी से क्या दिलचस्पी हो सकती है। इसने रस्मी तौर पर कहा, नहीं, कहीं रख दी होंगी। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर हिंदू देवी देवताओं के अंदाज में आहिस्ता से अंग्रेजी में कहा, मगर मुझे मालूम है कि तुमने अपनी चाबियां कहाँ रखी थीं और मैं वहां से तुम्हारी चाबियां उठाकर ले आया हूँ। मीनाक्षी खाली खाली नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं, जो उसके लिए एक अजनबी आदमी हूँ, उसकी गाड़ियों की चाबियों का बार बार जिक्र क्यों कर रहा हूँ। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ अपनी वास्केट की जेब में डाला और चाबियाँ निकालकर उसके पास सोफे पर रख दी और कहा, यही तुम्हारी गाड़ी की चाबियाँ हैं ना। मीनाक्षी ने चाबियों के गुच्छे को देखा और थोड़ा सा चौंक कर पीछे हट गई। फिर मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में मेरे लिए हैरत, एहतराम और खौफ के मिले जुले तासुरात थे। मैंने कोने में बैठी हुई स्टूडेंट लड़कियों की तरफ देखते हुए बेनियाजी मगर बड़े बावकार अंदाज में मीनाक्षी से अंग्रेजी में कहा, यह करिश्मा मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया है कि मैं देवताओं का इशारा पाकर यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। तुम पर यह साबित करने के लिए कि मुझे देवताओं ने तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे पास भेजा है, ये करिश्मा दिखाना बड़ा ज़रूरी था। मेरे पास और भी कुछ ताकतें हैं, मगर उन्हें वक्त आने पर जाहिर करूंगा। देवताओं ने मुझे बता दिया था कि तुम एक दिन हिंदुस्तान की बहुत बड़ी डांसर बनोगी। सारे प्रांतों में तुम्हारी शोहरत होगी, तुम्हारे चर्चे होंगे। मीनाक्षी पर मेरे करिश्मे या शोभदाबाजी का असर ज़रूर हुआ था, मगर इतना असर नहीं हुआ था। शायद वो भी मुझे हिंदुस्तान के उन साधुओं की तरह समझ रही थी जो अपनी छोटी मोटी रूहानी ताकत का इजहार गुमशुदा चीज़ों को सामने लाकर करते हैं। वाकई इस किस्म की बाजीगरी और शोभदाबाजी इंडिया के साधुओं के एक तबके में आम पाई जाती है, मगर मेरे पास अभी तुरब के कुछ और पत्ते भी थे।
मैंने मीनाक्षी की तरफ मुतवज्जा होकर धीमी आवाज़ में कहा, शायद तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं आया। शायद तुम भी मुझे भारतवर्ष के आम जोगी साधुओं की तरह समझ रही हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने जंगलों में शिव देवता की बड़ी तपस्या की है और इसी तपस्या का नतीजा है कि मैंने शिव देवता का कुर्ब और आशीर्वाद हासिल कर लिया है। मुझे चूंकि संसार का कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, इसलिए शिव देवता ने मुझे अपना दोस्त बना लिया और मुझे ये खुशखबरी देकर तुम्हारे पास भेजा जो मैंने तुम्हें सुना दी। मीनाक्षी ने अंग्रेजी में थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, देवता शिव जी ने मेरे बारे में तुम्हें क्या बताया है? उसके अंदाज से साफ लग रहा था कि वो मुझे ऐसा नौजवान समझ रही है जो उसका कुर्ब हासिल करने के लिए छोटी मोटी रूहानी ताकत हासिल करके उसके पास आ गया है और अब उस पर अपना असर डालने की कोशिश कर रहा है। मैंने अपने चेहरे पर जलाल के तासुरात पैदा कर लिए और मीनाक्षी की आंखों में आंखें डालकर बड़े ड्रामाई लहजे में मगर धीमी आवाज़ में कहा, अगर तुम ये पूछना चाहती हो कि शिव देवता जी ने तुम्हारे बारे में मुझे क्या कुछ बताया है तो सुनो। तुमने साड़ी के पेटीकोट के नीचे आज सुर्ख रंग का जांघिया पहना हुआ है। सुनो, पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी नाव के नीचे एक फोड़े का छोटा सा उभार बन रहा है जिसके मुतालिक तुमने अभी तक अपनी लेडी डॉक्टर से भी बात नहीं की। और सुनो, मीनाक्षी का रंग उड़ गया। इसने मेरे घुटनों पर हाथ रख दिया और इधर उधर देखकर सहमी हुई आवाज़ में बोली, प्लीज़ यहाँ ये बातें ना करें, प्लीज़ दूसरे कमरे में आ जाएं। वो मुझे साथ लिए दूसरे कमरे में चली गई। ये एक मुख्तसर सा मगर खूबसूरत सा सजा हुआ कमरा था। दरमियान में गोल मेज़ के गिर्द कुर्सियाँ लगी थीं। इसने दरवाज़ा बंद किया और मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्लीज़ बैठ जाएं। मैं कुर्सी पर बैठ गया। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। एक बात आपको भी बता दूं कि हिंदू औरत ख्वाह कितनी पढ़ लिख जाए, ख्वाह वो पीएचडी की डिग्री हासिल कर ले, मगर वो अंदर से बेहद तोहम परस्त और जादू टूने, ज्योतिष और इस किस्म की दूसरी ज़ईफुल एतकादी की पुरस्तार होगी। ये तोहम परस्ती हिंदू औरत के खून में मिली हुई होती है। मैंने अहमदाबाद के 5 स्टार होटलों, क्लबों और गली कूचों में बड़ी बड़ी प्रोफेसर टाइप की हिंदू जैनी औरतों को जैन मत के अलिफ नंगे जोगियों के सामने बैठकर उनके मुंह में लड्डू और दही डालते अपनी आंखों से देखा है। मैंने तो मीनाक्षी को ऐसा शोभता दिखाया था कि शायद कोई दूसरा जोगी या साधु ऐसा शोभता ना दिखा सकता। वो मेरी तरफ अकीदत भरी निगाहों से देख रही थी। कहने लगी, गुरुजी, आपने जो कुछ बताया है वो बिल्कुल सही है। मैंने आज लाल रंग का जांघिया पहना हुआ है और मेरी नाव के नीचे 2-3 हफ्तों से एक फोड़े का उभार सा निकल आया है। मैं शर्म के मारे किसी को नहीं बताती। आप वाकई शिव देवता जी के भगत हैं। मुझे कुछ और भी बताइए। मेरी नाव के नीचे जो फोड़ा बन रहा है उसका देवता शिव जी से पूछकर इलाज बताइए। अब तो डांस करते हुए भी मुझे यहाँ दर्द होने लगा है। आप जरा देखें। मीनाक्षी ने किसी किस्म की शर्मो हया महसूस किए बगैर साड़ी का पल्लू हटाया और पेट पर साड़ी को नाव से भी नीचे तक खींच कर ले गई। मैंने देखा कि उसकी नाव के काफी नीचे बाएं जानब एक सुर्खी माइल उभार सा बना हुआ था। उस वक्त मैं हवाई मखलूक चंद्रिका की हवाई ताकत का मजीद कायल हो गया। मैंने उंगली से सुर्ख उभार को छुआ तो मीनाक्षी के मुंह से हल्की सी आवाज़ निकली, जैसे उसे दर्द महसूस हुआ हो। मैंने कहा, साड़ी ऊपर कर लो। उसने जल्दी से साड़ी ऊपर कर ली और आजिज़ाना अंदाज में कहने लगी, प्लीज़ इसका कोई इलाज कर दें। ये फोड़ा बन गया तो मैं क्या करूँगी? मैं तो शर्म के मारे जीते जी मर जाऊँगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र न करो, मैं शिव देवता जी से बात करूंगा, वो ज़रूर तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज बता देंगे। मीनाक्षी की खूबसूरत आंखों में आंसू आ गए। वो साड़ी से पल्लू पूंछते हुए बोली, अगर मैं बीमार हो गई तो मैं भारत की मशहूर डांसर कैसे बन सकूंगी? शिवजी महाराज से मेरी तरफ से हाथ जोड़कर कहना कि वो मुझ पर कृपा कर दें और मुझे ठीक कर दें।